हेलो एवरीवन। अभी तक हम लोगों ने क्या समझ लिया है, टैली सॉफ्टवेयर के बारे में समझ लिया है। टैली के अंदर अकाउंटिंग कैसे होती है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, ये हम लोगों ने समझा। उसके बाद हमने समझा कि जीएसटी क्या है, जीएसटी की अकाउंटिंग कैसे करनी है हमें, और उसके बाद टैक्स का एडजस्टमेंट कैसे करना है और टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है, ये हम लोगों ने समझा था। तो हमने जीएसटी का बेसिक समझा था। क्या समझा था कि सर जीएसटी के अंदर अकाउंटिंग करने का ये प्रोसीजर रहता है और जीएसटी ऑल ओवर इंडिया एक ही तरह का है। इसमें यही रेट्स है सर, 5%, 12%, 18% एंड 28%। और सर सॉरी, और उसके बाद हमने समझा कि जीएसटी के 3 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट है? एक है आईजीएसटी जिसको हम इंटीग्रेटेड टैक्स कहते हैं, एक है सीजीएसटी जिसको हम सेंट्रल टैक्स कहते हैं, और एक है हमारे पास एसजीएसटी जिसको हम स्टेट टैक्स कहते हैं। आईजीएसटी कब लग रहा है? जब हम इंटर स्टेट सेल एंड परचेज कर रहे हैं, इंटर स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, चाहे सप्लाई ऑफ गुड्स हो चाहे सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो। उसके बाद हमने सीखा सीजीएसटी क्या है और एसजीएसटी क्या है। जब हम एक ही स्टेट के अंदर, जिसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट सेल परचेज कर रहे हैं, तो उसके लिए हम सीजीएसटी और एसजीएसटी यूज़ करेंगे एंट्री करते टाइम। ठीक है। अब सर हमने ये तो समझ लिया कि इसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। अब हर्षित, अगर आपके सामने आपका एक सपोज़ नया क्लाइंट आया और आके बैठता है और वो कहता है कि सर मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ क्लॉज तो पता होने चाहिए कि जीएसटी का सेक्शन क्या कहता है कि हमें एक पर्सन को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कब करना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा कि अभी हमने क्या सीखा था कि इसके अंदर हमें अच्छा, अभी हम अभी बात करते हैं लेटेस्ट क्या, कि टैली में हम लोग जब अकाउंटिंग कर रहे हैं, टैली में हम लोग जब क्या करने वाले हैं, अकाउंटिंग करने वाले हैं। और जब हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ नए ऑप्शन सामने अभी हमको दिखने लग गए। एक तो कंज्यूमर, एक रेगुलर, एक अनरजिस्टर्ड, एक हमारे पास कौन आ गया, कंपोजिशन। सर ये सब कौन है? ये हम आज की क्लास में, इस क्लास में ये चारों चीज़ समझने वाले हैं। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। ऐसा कोई याद रखने वाला या कोई एग्ज़ाम देने वाला प्रोसीजर नहीं है अपन जो कर रहे हैं। आपने को तो कुछ बेसिक पता होनी चाहिए कि आपसे कोई पूछ ले भैया ये रेगुलर डीलर कौन है, तो हम बता सके कि भैया रेगुलर डीलर ये आदमी है और इन लिमिट्स में ये आदमी फॉल करता है या ये फर्म फॉल करती है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके हम एक एक पॉइंट को समझते हैं। हाँ, तो हम क्या समझ लेते हैं कि सर ये 4 लोग कौन होते हैं। अब 1 बाय 1 मैं आपको एक एक चीज़ समझाऊंगा कि भैया ये कंज्यूमर कौन है, रेगुलर कौन है, अनरजिस्टर्ड कौन है और कंपोजिशन कौन है। आज हमारी क्लास का यही टॉपिक रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भैया ये कंज्यूमर्स कौन होते हैं। कंज्यूमर्स कौन है? विनोद जी आप, हर्षित आप, शोएब, रोमा जी और मैं भी, हम जितने भी यहाँ पर अभी प्रेजेंट है इस क्लास के अंदर, हम सब कौन है? कंज्यूमर्स हैं। हम कंज्यूमर्स की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। क्यों? कंज्यूमर्स का मतलब ये होता है कि 1 person who buys something for the consumption of that product। बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊँ उसको क्या, कि वो पर्सन क्या कर रहा है, बाय कर रहा है एंड उसको क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। अब यहाँ पर शोएब, कंज्यूम का मतलब खाना नहीं होता है, मोबाइल लिया और खा गए, ऐसा नहीं है। कंज्यूम का मतलब है कि उसको यूज़ करना, ना कि उसको फर्दर आगे सेल करने के पर्पज़ से ख़रीदा गया है। तो हम कौन है? हम प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं, हम खरीद रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं। आज जैसे मोबाइल है तो मैं इस मोबाइल को यूज़ कर रहा हूँ। आप लोगों ने भी सपोज फॉर एग्जांपल ये मैंने मार्कर खरीदा, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए हम कौन है? कंज्यूमर्स है, जिसको हम आगे प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे, हम हो गए कंज्यूमर्स। तो आई गेस कंज्यूमर्स में तो आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा।
अब बात आती है चलो अब एग्जांपल लेते हैं, फिर आते हैं आपके सामने रजिस्टर्ड डीलर्स। रजिस्टर्ड डीलर में दो कैटेगरी फॉल करती है, एक आते हैं रेगुलर डीलर, एक आते हैं कंपोजिशन डीलर। अब मेरे पास हर्षित आया, हर्षित आके बोलता है कि सर मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराना है। मैंने कहा कि हर्षित आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्यों करवाना है? बोले सर मेरा बिजनेस है। तो मैंने कहा ठीक है, आपका बिजनेस है तो आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्यों लेना चाहते हो? तो हर्षित मेरे को बोलता है कि सर वो जो शोएब है ना, शोएब की दुकान के बाहर है ना बड़ा सा जीएसटी नंबर लिखा हुआ है और मुझे भी लिखवाना है वो। अब मैंने जब शोएब से पूछा तो शोएब मुझे बोलता है कि मैं तो जीएसटी रजिस्टर्ड फॉर्म हूँ इसलिए मैंने जीएसटी नंबर लिखा है, तो मुझे भी लिखवाना है सर। तो मैंने कहा कि आप उसको देख के लिखवा रहे हो कि जीएसटी एक्ट की कुछ नॉर्म्स है जिसमें आप फॉलो कर रहे हो? तो बोलता है नहीं सर मेरे को तो ऐसे ही लिखवाना अच्छा लग रहा है वो जीएसटी नंबर। तो मैंने कहा भाई साहब जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ऐसे ही नहीं कराना है कि पास वाले ने करा दिया तो हम भी करा दें। कुछ कैटेगरी बनी है, कुछ उसके क्लॉज बने हैं, अगर आप उस क्लॉज में फॉल करते हो तो ही आपको क्या करना है, एक रजिस्टर्ड डीलर बनना है। तो उसने कहा ठीक है सर क्या कैटेगरी है? मैंने सबसे पहले मेरा उसका वर्ड जो होगा, सबसे पहले जो मैं उससे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो ये होगा कि हर्षित आपका टर्नओवर कितना है पिछले साल का? बोले सर मेरा टर्नओवर तो भी 10 लाख है। तो मैंने कहा कि हर्षित आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हो। तो उसने कहा सर क्या कैटेगरी चाहिए कि? मैंने कहा अभी 10 लाख है, अभी अब छोड़ो आपको ज़रूरत नहीं है। चला गया। अगले दिन फिर आया, अगले साल नेक्स्ट ईयर फिर आया, सर 25 लाख का टर्नओवर करके लाया हूँ, कर दो फटाफट जीएसटी में रजिस्ट्रेशन। मैंने कहा हर्षित अभी भी आपको ज़रूरत नहीं है, मैं बोलूँ तो अभी जीएसटी के झंझट में मत जाओ, अभी रिटर्न फाइलिंग का काम आ जाएगा, फिर आपको दूसरे टैक्स रिटर्न फाइल करने पड़ेंगे। तो अभी सरकार और जीएसटी एक्ट नहीं बोल रहा है आपको रजिस्ट्रेशन होने के लिए, उसको तो लिखवाना है। हर्षित ने सोच लिया अभी तो मैं लिखवा के ही दूंगा बाहर कुछ भी हो जाए। हर्षित आया 35 लाख का टर्नओवर लेके। मैंने कहा क्या बात है हर्षित, प्रोग्रेस मतलब आप तो गजब, पहले 15 लाख फिर 10 लाख, मतलब प्रोग्रेस ही चल रही है। तो उसने कहा सर मतलब मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हो सकता हूँ? मैंने कहा हर्षित नहीं हो सकता। जितने में क्या हुआ, इरफान आया और मेरे पास आके बैठ गया और वो आके मुझे बोला कि सर मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। अब हर्षित का भी वही टॉपिक और इरफान का भी वही टॉपिक। हर्षित बहुत कान लगा के सुन रहा था कि इनका टर्नओवर सुनूं तो सही कितना है। इरफान से पूछा, इरफान आपका टर्नओवर कितना है? इरफान ने कहा कि सर मेरा टर्नओवर 15 लाख है। हर्षित का जितने में फ़ोन आया और बाहर चला गया। जब तक मैंने इरफान को कुछ बातें समझाई जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेके, सारी बातें समझा दी, हर्षित आया, हर्षित की कुछ बातें मिस हो गई। अब वो कौन सी बातें वो मैं आपको भी समझाने वाला हूँ। अब हर्षित की कौन कौन सी बातें मिस हुई है, हर्षित आके बैठा, मैंने इरफान को बोला इरफान चलो आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैं कर देता हूँ, आप ये डॉक्यूमेंट्स मुझे सबमिट कर देना। हर्षित का दिमाग घूम गया। हर्षित बोले कि सर मैं 35 लाख तक टर्नओवर लेके आ गया, फिर भी आपने मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और आप इनका 15 लाख में ही कर रहे हो। तो मैंने कहा हर्षित आपका जब फ़ोन आया ना तो मैंने इनको कुछ बातें बताई, वो इन बातों में फॉल कर रहे थे। आपका पहले ही कैटेगरी फॉल नहीं कर रही, तो मैं आपको सिर्फ आपके दुकान के बाहर जीएसटी लिखवाने से मैं आपको रजिस्ट्रेशन नहीं कराऊंगा, क्योंकि आपके ऊपर दूसरी चीज़ें बहुत आ जाएगी। तो उसने कहा कि सर इरफान के पास ऐसी क्या चीज़ है कि आप उसको 15 लाख पे भी रजिस्टर कर रहे हो? तो मैंने कहा अच्छा। वो बोले कि सर मैं ठीक है नहीं करवाना, आप मुझे एक बार बता दो टर्नओवर कितना लेके आना है, मैं उस टर्नओवर के हिसाब से अपन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन ले लेंगे। तो इरफान वाले टॉपिक पे अपन बाद में आएंगे, पहले अपन हर्षित को समझाते हैं ना कि हर्षित आप इतना का टर्नओवर लेके आओ, फिर हम आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो हर्षित बोला कि सर अब इरफान तो गया, अब मुझे बताइए ना सर कितना टर्नओवर करना है। तो मैंने कहा हर्षित
हम पहले इसको हटा देते हैं। सबसे पहली कंडीशन होनी चाहिए आपका टर्नओवर प्रीवियस ईयर का 40 लाख या 40 लाख से क्या होना चाहिए, अबव होना चाहिए। आशित क्या बोला, धट तेरी ये साला 5 लाख से रह गया। अरे मैंने कहा क्यों ज़बरदस्ती कंपल्सरी पे जा रहे हो, मतलब क्यों ज़बरदस्ती जा रहे हो। तो 40 लाख का आपका टर्नओवर होना चाहिए। बोले सर मेरे को 40 लाख वाली बात तो समझ में आ गई, आपने इरफान को 15 लाख पे कैसे कर दिया। मैंने कहा कि वो बाकी कैटेगरी में फॉल कर रहा था। उसकी जो सेकंड कैटेगरी ये थी कि उसको क्या करना था, इंटर स्टेट सप्लाई करनी थी। उसकी तीसरी कैटेगरी ये थी कि उसको जीएसटी का इनपुट लेना था। ओके सर, अब सर इनपुट क्या होता है, सर वो तो हर्षित मैंने आपको समझाया ना क्लास के अंदर, इनपुट क्या होता है। इंटर स्टेट सप्लाई करा था, जीएसटी का इनपुट लेना था उसको, और जब वो आगे सेल कर रहा था तो उससे जो बायर्स लोग थे ना, वो जीएसटी बिल मांगते थे। वो विदाउट जीएसटी बिल उससे कुछ परचेज नहीं कर रहे थे, इस चक्कर में उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा। तो बोले सर ये 40 लाख का फंडा क्या है। मैंने कहा कि भैया 40 लाख का जो फंडा है वो है कंपल्सरीली रजिस्ट्रेशन। आपको 40 लाख ऊपर होते ही कंपल्सरीली जीएसटी में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। और इरफान का जो फंडा था 15 लाख वाला, वो ये था कि वो ऑप्शनल बेसिस पे चला गया, उसके पास ऑप्शन है जीएसटी में रजिस्टर लेना। अब इरफान के साथ गवर्नमेंट टेंडर्स भी आ रहे थे, तो गवर्नमेंट में अगर आपको कोई टेंडर फाइल करना है तो आपके लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, हर एक जैसे हिंदुस्तान जिंक और ये 2-3 ऐसी फर्म्स हैं जो जीएसटी मांगती हैं, इनके बिना आप काम नहीं कर सकते। अब इसके क्लाइंट बहुत अच्छे थे, मतलब बहुत अच्छे इन सेंस कि अच्छे क्लाइंट्स थे, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स थे, हिंदुस्तान जिंक था फॉर एग्जांपल, ऐसी कुछ फर्म्स थी। तो इस चक्कर में उसको ऑप्शनल बेसिस पे जाना पड़ा जीएसटी रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ में आया कि क्या प्रोसेस है, मतलब क्या लिमिट चाहिए अपने को। 40 लाख की लिमिट होनी चाहिए। इंटर स्टेट अगर आपकी सप्लाई है, अगर आपको जीएसटी इनपुट लेना है, और आप जब सेल कर रहे हो तो सामने वाली पार्टी अगर आपसे जीएसटी बिल मांग रहा है तो आप जीएसटी में ऑप्शनल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन ले सकते हो, और आप क्या कर सकते हो, जीएसटी इनवॉइसेस काटना चालू कर सकते हो। तो हमारी रेगुलर डीलर कौन हो गया, जिसका टर्नओवर 40 लाख से, सॉरी रजिस्टर्ड डीलर है, रेगुलर डीलर इज डिफरेंट एंड कंपोजिशन इज डिफरेंट। कि सर हर्षित ने पूछा, चलो हर्षित को ये चीज़ तो समझ में आ गई, अब मेरे पास एक पर्सन और आया। ठीक है, अब मेरे पास रोमा जी आए, और रोमा जी आके बोलते हैं कि सर मैंने आपकी बात तो सुन ली, मैं ऑफिस के बाहर खड़ी थी 40 लाख वाला, और मैं यही पॉइंट आपके पास लेके आई हूँ। मैंने कहा क्या हुआ रोमा जी। तो रोमा जी मुझे बोलती हैं कि सर मेरा टर्नओवर तो 40 लाख है, पर सर दिक्कत यह है कि जब मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। मैंने कहा रोमा जी रजिस्ट्रेशन लेना तो कंपल्सरी है, तो सर ऐसा कोई और रास्ता है। मैंने उनसे पूछा कि सर रोमा जी आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं लेना चाहते। तो रोमा जी मुझे बोलती हैं कि सर जब मैं बिल पे जीएसटी चार्ज करूँगी ना, तो मेरा जो कॉम्पिटिटर है वो भी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। तो ऑब्वियस बात है, जब मैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन लूँगी तो मेरे कस्टमर पे जीएसटी का भार आ जाएगा, जबकि मैं उन पर देना नहीं चाहती हूँ। मेरे को लेना तो है, मैं समझ गई गवर्नमेंट के नॉर्म्स है या जीएसटी एक्ट के नॉर्म्स है, मैं मान गई। टर्नओवर मेरा 40 लाख के ऊपर चला गया। तो मैंने कहा कि अपन जैसे स्मॉल डीलर के लिए गवर्नमेंट ने एक कंपोजिशन करके स्कीम और बना रखी है, जिसमें आपको जीएसटी में रजिस्टर्ड होना तो पड़ेगा, पर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप कंपोजिशन डीलर बन सकते हो। तो सर ये कंपोजिशन डीलर क्या है, तो हम रेगुलर डीलर क्या है हम क्लास में और डिस्कस कर लेंगे, मैं आपको थोड़े बहुत और पॉइंट्स है वो बता दूंगा। तो बस हमें कुछ 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि उसका 40 लाख का टर्नओवर होना चाहिए, इंटर स्टेट सप्लाई ज़रूरी है, जीएसटी का इनपुट उसको लेना है, और वो क्या कर रहा है जब बाय कर रहा है तो सामने वाला पर्सन जीएसटी बिल मांग रहा है। तो ये हमारी रेगुलर की डेफिनेशन में ये सब चीज़ें फॉल करेगी। 40 लाख का जो ये जो है ना लिमिट, ये रजिस्टर्ड डीलर के लिए है। अब सर रजिस्टर्ड डीलर क्या, रजिस्टर्ड डीलर में एक रेगुलर आ गया, एक कंपोजिशन आ गया। तो सर ये कंपोजिशन क्या है, रेगुलर तो हमें समझ में आ गई।
तो मैंने कहा कि रोमा जी आपका टर्नओवर जब 40 लाख ऊपर चला गया है तो गवर्नमेंट ने आपको एक ऑप्शन दिया है। सर क्या ऑप्शन दिया है? कि ये ऑप्शन दिया है कि अगर आपका टर्नओवर 40 लाख से 1.5 CR तक रहता है तो आप एक कंपोजिशन डीलर बन सकते हो। तो रोमा जी खुश कि सर अच्छी स्कीम है। तो मैंने कहा बिल्कुल, ये अपने लिए ही स्कीम बनाई है कि हम अगर कस्टमर पे भार नहीं देना चाहते तो उसका सारा भार हम ले लेंगे। तो बोले सर सारा भार हम ले लेंगे मतलब ये होगा रोमा जी, आप कस्टमर से GST चार्ज नहीं करोगे और नहीं करना है आपको, कंपोजिशन में रजिस्टर्ड होते ही। पर आपके साथ दिक्कत क्या आ जाएगी कि आपको अपनी पॉकेट से क्या करना पड़ेगा, GST भरना पड़ेगा। कि सर फिर मतलब क्या हुआ, फिर तो कस्टमर से ही लूँ, मेरे को नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा रोमा जी कोई नुकसान नहीं है। अगर सपोज़ आपने 2 लाख की सेल करी है तो आपको कुछ % ही सरकार को देना है। अब ना 28 है, ना 18 है, ना 12 है और ना ही 5 है। तो रोमा जी बोले कि यार 2 लाख का 5% भी होता 10,000 तो एक बार मैं पे कर देती अपने प्रॉफिट्स में से निकाल के। तो जब 5 है ही नहीं तो ठीक है, मतलब फिर तो कम ही है। तो उसने रोमा जी ने मुझसे पूछा कि सर कितना? मैंने कहा आपको 1% क्या करना पड़ेगा, 2 लाख पे देना पड़ेगा। तो 1% कितना हुआ? 2,000। बोले सर मेरा कंपोजिशन डीलर बना दीजिए, मेरे को GST में रजिस्टर्ड करके कंपोजिशन डीलर बना दीजिए। तो हम 1 बाय 1 इसके चीज़ें समझते हैं कि कंपोजिशन और रेगुलर में क्या डिफरेंस होता है। एक बार आप इसका क्लिक ले लीजिए, फिर हम इसको हटा देते हैं। रेगुलर डीलर एंड कंपोजिशन डीलर, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो अभी हम इसके अंदर समझते हैं।